ब्लैक होल सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्पेस में एक बड़ा सा होल जो सब कुछ निगल लेता है और एक दिन हमारी पृथ्वी को भी निगल लेगा। लेकिन क्या वाकई ये सही है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लैक होल होता क्या है, बनता कैसे है और इसका अंत कैसे होगा, और उससे जुड़ी कुछ ऐसे बातें जो आप शायद आज तक गलत मानते थे। स्टार के कोर अर्थात सेंटर में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है, जिससे हाइड्रोजन एटम हीलियम बनता है। और ये कोई एक दो नहीं बल्कि कई सैकड़ों मिलियन हाइड्रोजन हर सेकंड हीलियम बनते हैं। हमारे सन के कोर में लगभग 600 मिलियन हाइड्रोजन हर सेकंड हीलियम बनते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी की वजह से बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता रहता है जिसको काउंटर करती है स्टार की खुद की ग्रेविटी। सीन कुछ ऐसा बना रहता है, इस एनर्जी की वजह से बाहर की तरफ प्रेशर लगता रहता है और अंदर की तरफ ग्रेविटी एक्ट करती रहती है, जो एक दूसरे को बैलेंस करके इस स्टार को स्टेबल रखते हैं। समय के साथ जब हाइड्रोजन की मात्रा खत्म होने लगती है तब एनर्जी भी कम ही रिलीज हो पाती है और इसी वजह से बाहर की तरफ प्रेशर भी कम ही लग पाता है। लेकिन ग्रेविटी तो अभी भी उतने ही ताकत से सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है। इसका मतलब ग्रेविटी अब प्रेशर पर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से स्टार का बड़ा हिस्सा सेंटर की तरफ बहुत तेजी से सिमटने लगता है और छोटा होते जाता है। साथ ही स्टार का सरफेस वाला हिस्सा बहुत बड़े धमाके के साथ स्पेस में फैल जाता है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इतना ज्यादा कि स्टार का सोलर सिस्टम ही क्या, पूरी की पूरी गैलेक्सी कुछ देर तक चमकती रह सकती है और इसी इवेंट को हम सुपरनोवा कहते हैं। ये बचा हुआ हिस्सा लगातार सिमट कर छोटा होता जाएगा। इसका भविष्य क्या होगा ये इसके मास पर डिपेंड करता है। यदि इसका मास कम है जितना हमारे सन का है तो ये धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, जिसकी वजह से ये व्हाइट दिखाई देता है, इसलिए हम इसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। और यदि इसका मास बहुत ज़्यादा है तो ये न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है या फिर लगातार और अपने आप को छोटा करके वॉल्यूम ना के बराबर कर लेगा और इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये लाइट को भी अपने पास खींच सकता है और इस टाइम पर हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। पहली बार ब्लैक होल को सर जॉन मिचेल के द्वारा 1783 में डिस्कवर किया गया। आगे आज हम जैसे भी ब्लैक होल के बिहेवियर को समझ पा रहे हैं, इसमें सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान है। 1967 में सर जॉन व्हीलर ने पहली बार अपने लेक्चर में ब्लैक होल टर्म का यूज़ किया और यहीं से ब्लैक होल फेमस हो गया। साथ ही लोगों में इसको लेकर मिसकॉन्सेप्शन भी क्रिएट होते गए। हम में से कई इसके नाम की वजह से इसे एक ब्लैक कलर का होल समझ लेते हैं, लेकिन ये कोई होल नहीं है, ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि बाकी स्टार और प्लैनेट है। और रही बात ब्लैक कलर की, तो इसे हम ब्लैक नहीं कह सकते क्योंकि लाइट इसकी ग्रेविटी की वजह से बाहर आ ही नहीं सकती और आकर हमें नहीं बता सकती कि इसका कलर क्या है। ब्लैक का सिर्फ इतना मतलब है कि वो आसपास की सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच सकता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर खींचकर अपने आप को और अपनी ग्रेविटी को बढ़ाता रहता है, लेकिन ये किसी को डायरेक्टली अपने पास नहीं खींचता है। इसके आसपास से जब भी कोई ऑब्जेक्ट गुजरता है तो उसके पास पहले से वेलोसिटी होती है और जब ब्लैक होल उसे अपनी ओर खींचने लगता है तो नेट इफेक्ट की वजह से वो उसके चारों ओर घूमने लगता है, जैसे कि हमारे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं। इसी प्रकार ब्लैक होल अपने आसपास के गैसेस, डस्ट पार्टिकल को घुमाते रहता है। इसकी वजह से ये एक फ्लैट डिस्क की तरह दिखाई देता है। इसे हम एक्रेशन डिस्क कहते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस डिस्क में आकर ब्लैक होल के चक्कर लगाने लगता है तो गैसेस की वजह से फ्रिक्शन होता है, इससे हीट और इसी की वजह से बहुत भारी मात्रा में लाइट बाहर की तरफ इमिट होती है। और यहीं से हमें इस बात का जवाब मिलता है कि जब हम ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते तो हम इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं। एक्चुअली में हम ब्लैक होल को डिटेक्ट नहीं करते हैं, उसके आसपास के ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक होल है। अब ये ऑब्जेक्ट एक्रेशन डिस्क में बहुत तेज गति से घूमते हुए धीरे धीरे ब्लैक होल के पास जाने लगता है और उस बाउंड्री को क्रॉस करता है जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट एक्रेशन डिस्क से फिर भी एक बार बच सकता है, लेकिन यदि उसने एक बार इवेंट होराइजन को क्रॉस किया तो अब चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और धीरे धीरे ब्लैक होल में समा जाएगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि ब्लैक होल में जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट किसी और डायमेंशन में चला जाएगा जहां वो टाइम में आगे पीछे जा सकता है, जैसा कि हमें इंटरस्टेलर में दिखाया गया है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ फिक्शनलाइज्ड कहानी या फिर हाइपोथेसिस है। इसके अंदर क्या होता है ये आज भी साइंटिस्ट के लिए चैलेंज है। सर स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल हमेशा सब कुछ अपने पास नहीं खींचता है, ये समय समय पर एनर्जी रेडिएट करता है जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इस रेडिएशन की वजह से बहुत धीरे धीरे ब्लैक होल इवोपरेट हो जाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। हाँ, लेकिन याद रखिए ये केवल उनकी थ्योरी है, ऐसा प्रैक्टिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। हमारी खुद की गैलेक्सी में मिलियन से बिलियन छोटे छोटे ब्लैक होल्स हैं, इन्हें हम स्टीलर ब्लैक होल्स कहते हैं। इनका मास हमारे सन से लगभग 10 से 20 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे गैलेक्सी के सेंटर में भी बहुत बड़ा ब्लैक होल है
जिसका नाम सिगिटेरियस ए स्टार है। इसका मास हमारे सन से 43 लाख गुना ज़्यादा है और ऐसे ब्लैक होल्स को हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल्स की ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से यहाँ टाइम बहुत स्लो होता है, इतना स्लो कि वहाँ पर आप 1 घंटा बिताएंगे और यहाँ अर्थ पर आपकी कई पीढ़ी बीत चुकी रहेगी, जैसा कि हमें इंटरस्टेलर में दिखाया गया है। ब्लैक होल्स कोई दानव नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स और गैलेक्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे लिए कोई डरने की बात नहीं है कि हमारी पृथ्वी किसी दिन ब्लैक होल में चली गई तो क्या होगा। पृथ्वी के ब्लैक होल में जाने का चांस उतना ही है जितना कि आपके चांद पर जाने का चांस है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और यदि आप हमें और हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।